मैं चाहता हूँ तुम ज़रा रुको और इसे देखो। And the anime award goes to Solo Leveling. भाई साहब, सोलो लेवलिंग ने पीक पॉपुलैरिटी हासिल की है। हाँ, बिल्कुल की है। सोलो लेवलिंग ने कमाल का सिनेमैटिक एक्शन अचीव किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। सोलो लेवलिंग ने परफेक्ट कैरेक्टर ग्लो अप दिया है, तुम कह सकते हो। बट डैन द डैन जैसे धमाकेदार और फ्रायरन जैसे मास्टरपीस को इग्नोर कर दिया गया। और अवार्ड किसे मिला? एक ऐसे शो को जो 3 एपिसोड में ही अपनी अपील खो देता है। इवन अपोथेकेरी डायरीज, जिसमें स्टोरी भी है, सब्सटेंस भी है, वो भी सोलो लेवलिंग से ज्यादा डिजर्विंग था। पर क्या करें, हाइप का जमाना है। एक्चुअल क्वालिटी की किसको पड़ी है? 41 मिलियन इंग्लिश मानवा व्यूज 2021 के एंड तक आते आते ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। हर तरफ बस इसी की चर्चा, इसी की रील्स, इसी का कंटेंट बन रहा था। और फिर जनवरी 2024 में इसका सीजन 1 क्रंची रोल पर लॉन्च हुआ, जिससे लोगों ने साल के सबसे एंटिसिपेटेड डेब्यू के तौर पर देखा। इतना क्रेज था कि ये जो एनिमे उस टाइम पर चल रहे थे, उन सबके कंपैरिजन में ये करीब 50 गुना ज्यादा पॉपुलर था। तो इतनी बात तो क्लियर है, सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी का लेवल ही अलग है। वायरल होना, रिकॉर्ड तोड़ना, हाइप बनाना सब कुछ हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ फैन फॉलोइंग और हाइप के दम पर इसे एनिमे ऑफ द ईयर का क्राउन पहनाया जा सकता है? क्या ये सच में डिजर्व करता है, या ये सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड फैंटेसी बनके रह गया है? Punk Infection. डिबेट करना है तो जरूर करो, लेकिन एक बात तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। डिस्पाइट बीइंग पुअरली रिटन या स्टोरी मिड लेवल की हो, सोलो लेवलिंग ने पॉपुलैरिटी में सबको पिछाड़ दिया है। तुम्हारा फेवरेट अपोथेकेरी हो सकता है या फ्रायरन, बट सोलो लेवलिंग इज एवरीवेयर। इग्नोर करना ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर सोलो लेवलिंग और फ्रायरन को साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो सोलो लेवलिंग एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर है जो फास्ट पेस, एड्रेनालिन से भरा हुआ और पूरी तरह से स्पेक्टिकल के लिए डिजाइन किया गया। हर एपिसोड एक नया पावर बूस्ट, एक नई मॉन्स्टर फाइट, मतलब एक विजुअल धमाका। लेकिन फ्रायरन की बात करें तो ये एक क्लासिक की तरह याद किया क्या जाएगा, अभी किया जा रहा है। कहानी लिटरली है, इमोशनल है, और सबसे बड़ी बात, टाइमलेस है। तो यहां पर सोलो लेवलिंग ने साबित कर दिया, बस थोड़ा सीजीआई का ग्लो डाल दो, ड्रामेटिक बीजीएम चढ़ा दो, और जिम जाने वाली रूटीन को भी एनिमे ऑफ द ईयर बनाया जा सकता है। और फ्रायरन उस दोस्त की तरह है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा दिल पे लगता है। और आई कैन अंडरस्टैंड हियर फ्रायरन का फैंटम इस पिस ऑफ है इस टाइम पर, क्योंकि हाउ इन द वर्ल्ड तुम सोलो लेवलिंग को चूज कर रहे हो ओवर फ्रायरन? और अब अगर सोलो लेवलिंग को डैन द डैन के साथ कंपेयर करें, तो फाइनली एक जगह मिलती है जहां दोनों शोज को एनिमेशन के बेसिस पे रखा जा सकता है। कि हाँ, ये दोनों वो शोज हैं जहां तुम भी बोलोगे क्या बढ़िया एनिमेट किया है भाई। पर्टिकुलरली डैन द डैन, जिसमें हर फ्रेम में इतनी एनर्जी है कि लगता है एनिमे ने ग्लूकोज चढ़ा लिया हो। काइनेटिक, एग्जैजरेटेड, मीम वर्दी विजुअल्स, मतलब एनिमेशन का फुल ऑन शुगर रश। पिक्सार लेवल स्मूथनेस के साथ जापानीज मैडनेस का तड़का। chaotic पेसिंग, लेयर्ड weirdness, और उस पर से रिवॉच वैल्यू इतनी हाई कि हर बार देखने पर नया मजा। और सोलो लेवलिंग, बस विजुअल्स अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे वो वाइल्ड सोल, वो मस्ती, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो तो डैन द डैन में ही मिलेगी। फिर एक और कंटेंडर है, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, ना ज्यादा सेंटी ना ओवर ड्रामेटिक। मैं बात कर रहा हूँ द अपोथेकेरी डायरीज की, विच फील्स मोर ह्यूमन और सोलो लेवलिंग से कहीं ज़्यादा लॉजिकल लगती है। और फ्रैंकली मुझे तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये सीरीज़ अच्छी निकलेगी। एंड यस, ये सीरीज़ बहुत बढ़िया है, आई हाईली रिकमेंड, बट यू गिव एनिमे ऑफ द ईयर टू सोलो लेवलिंग, टू सोलो एफिंग लेवलिंग। सोलो लेवलिंग एक फ्लैशी फायर शो है, अपोथेकेरी डायरीज उसके कंपैरिजन में ग्राउंडेड है, जो बैलेंस और डेप्थ दोनों देता है। एक साइड तमाशा, दूसरी साइड कहानी, चॉइस क्लियर है। लेकिन भाई साहब क्या करें, आजकल स्पॉटलाइट उसी को मिलती है जो ज्यादा चिल्लाता है। और चलो अब
उस एनिमे की भी बात कर लेते हैं जो शायद थोड़ा जेनेरिक लगा हो लेकिन किसी से कम भी नहीं था। काइजू नंबर 8 देखने में सिंपल लगता है पर इमोशनल पंच ऐसा देता है कि तुम्हारे मुंह से ये सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, मजा आया। एक डीपर इमोशनल आर्क के साथ इसने ऑडियंस से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया। अब कंपैरिजन करें तो सोलो लेवलिंग एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पुअर और पावरलेस होता है, फिर एकदम गॉड टियर अपग्रेड मिलता है और बस फिर तो दुनिया मेरे नीचे, पावर फैंटेसी फुल ऑन। वही काइजू नंबर 8 में मॉन्स्टर्स से दुनिया हिल रही होती है और हीरो एक फेल्ड सोल्जर होता है जो खुद सीक्रेटली एक मॉन्स्टर बन जाता है। और भूलना मत इस एनिमे का गूफी साइड, कॉमेडी भी टाइट है और कैरेक्टर मोमेंट्स भी जेन्युइनली फन है। और सीरियसली आई डोंट थिंक किसी भी वीब ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये शो भी अच्छा निकलेगा, पर निकल गया। तो मेरा पॉइंट ये यहाँ पर ये है और आयरनी भी यही है कि जो शोज सच में कुछ नया कुछ फ्रेश ला रहे थे उनको साइड खड़ा कर दिया और सोलो लेवलिंग जिसमें एनिमेशन और सीजीआई के अलावा कुछ नहीं है उसे अवार्ड दे दिया। और मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं, व्हाई, क्यों? क्रंचीरोल जवाब दे, बिकॉज दिस शिट इज नॉट ओके। दुनिया में काफी पुअरली रिटन स्टोरीज पॉपुलर हो जाती हैं, हाँ होती हैं, रोज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा नीश फिल करती है जिसका डिमांड स्काई हाई होता है। अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये ओल्ड स्कूल मास साइकोलॉजी है। आज भी अगर तुम पुष्पा जैसी फिल्म का क्रिटिसिज्म देखो, रोज उस पे मीम्स बनते हैं, रोज रोस्ट होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उसने क्या किया? तबाही। सोलो लेवलिंग का क्रेज भी कुछ ऐसा ही है। विजुअल फ्लिक्स, कूल प्रोटैगनिस्ट, गॉड कॉम्प्लेक्स आर्क, पब्लिक ने हुक फील किया और हाइप बन गया। तो पॉइंट सिंपल है, पॉपुलैरिटी और क्वालिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। पब्लिक को सिर्फ एक इमोशनल हाई चाहिए, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या बस एक स्लो मो ट्रांसफॉर्मेशन। और यही है सोलो लेवलिंग का असली केस। इन माय ओपिनियन रीजन सिंपल है, ये उन पहले मानवाओं में से एक था जो लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, और जब कोई स्टोरी तुम्हारा गेटवे ड्रग बन जाए तो इमोशनल अटैचमेंट तो ऑटोमेटिक होती है। वो पहला प्यार होता है, और चाहे आगे बेटर स्टोरीज मिल जाएं, पहले वाले का नॉस्टैल्जिया लेवल ही अलग होता है, और नॉस्टैल्जिया के आगे लॉजिक कभी टिकता नहीं। जब एनिमे आया तो क्या सीन था भाई, फैंस ने लिटरली इंटरनेट फाड़ दिया। लोग इतने खुश हुए कि जो चीज़ें मानवा में नहीं थी और एनिमे में थी, उसे देख के जैसे किसी ने उनका नाम यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में डाल दिया हो। ऐसा कुछ हो गया। एक एक्स्ट्रा सीन क्या मिला, फैंस ने बोल दिया मास्टरपीस बनाया है। कैरेक्टर थोड़ा बिलीवेबल बन गया, उसकी बेकार पर्सनालिटी को उठाने की कोशिश की तो ये मास्टरपीस है। मतलब इतने में ही बंदा इमोशनल। पर असली बात क्या है? सिंपल, कभी कभी लोगों को बस अपना दिमाग बंद करके प्रिटी कलर्स देखने हैं। बस शैडो घूम रहे हो, स्वॉर्ड चमक रही हो और बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक हो तो लोग बोलते हैं आर्ट है भाई, आर्ट। लेकिन जब कोई बोलता है ये रूल ऑफ कूल का केस है तो सोफिस्टिकेटेड लोग ऑफेंड हो जाते हैं। हमें तो बस गुड स्टोरी चाहिए। अरे भाई, गुड स्टोरी चाहिए थी तो फ्रायरन देख लेते ना। यहाँ तो सबको एक ही चीज चाहिए थी, जिनवू का ग्लो अप मोन्टाज। और हाँ, आई लव अ गुड स्टोरी, पर मुझे कूल स्टोरी भी पसंद है। प्रॉब्लम तब आती है जब कूल स्टोरी के नाम पे सिर्फ एमसी को गॉड मोड में डाल दिया जाए और बाकी सब बस बैकड्रॉप में रह जाए। जिनवू लिटरली एक वॉकिंग फैंटेसी है। हर चीज परफेक्ट, हर प्रॉब्लम का सलूशन हाथ में और हर फाइट का रिजल्ट सेम। अपना क्या है, हम तो बस जीत ही जाते हैं। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टोरी मिड है एट बेस्ट। कैरेक्टर में कैरेक्टर ही नहीं है, और वर्ल्ड बिल्डिंग हर वक्त ग्राउंडेड और एपिक दिखाने की एक्टिंग करता है, लेकिन एंड रिजल्ट वही होता है, हॉलो डायलॉग्स और बोरोड डेप्थ। मतलब शो बोलता कुछ है, फील कुछ और होता है, बस एस्थेटिक स्ट्रॉन्ग है जो कि सरफेस लेवल से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखा जाए तो एनिमे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये इतना सिंपल है कि देखते वक्त दिमाग चलाना पड़ता ही नहीं, और इसके फ्लॉज के बावजूद भी लोग चिपक जाते हैं।
क्यों? क्योंकि भाई विजुअल्स हेवी है। मानवा के टाइम पे भी ग्राफिक्स टॉप नॉच थे और एनिमे में तो स्टूडियो A1 ने फुल बजट जला डाला। और यही चीज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना बढ़िया एनिमेशन, इतना विजुअल पॉलिश किस पे वेस्ट हो गया? एक स्टोरी जिसमें डेप्थ ही नहीं है। एट दिस पॉइंट ना एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे लिए तो ना हाइप बना ना ऑरा बना। मुझे तो बस इस बात से चिढ़ हो गई है कि सोलो लेवलिंग को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। और रीजन क्या दिया जा रहा है? भाई सोलो लेवलिंग डज ऑरा फार्मिंग। अबे क्या होता है ये ऑरा फार्मिंग? मतलब कुछ भी। मुझे पता है हम ओताकुस कभी कभी ऐसी बकवास टर्म्स बक देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्या है ऑरा फार्मिंग? पर चलो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करते हैं। देखो, अगर जुजुत्सु काइसन या डीमन स्लेयर को एनिमे ऑफ द ईयर मिला होता तो समझ में आता है भाई, उनमें स्टोरी है, कैरेक्टर सॉलिड है, और जब विजुअल्स की बात आती है तो उनके पीछे कंटेंट भी होता है। और सोलो लेवलिंग के पास तुम मुझे बताओ क्या है? क्योंकि अगर ये सच में अच्छा होता ना तो मैं यहां वीडियो नहीं बना रहा होता जिसमें मैं खुल के सोलो लेवलिंग की बजा रहा हूं। इवन द कम्युनिटी अब ओपनली कह रही है कि सोलो लेवलिंग एक ऑब्सक्योर सी वेबटून थी जिसको सिर्फ मानवा की आर्ट ने ऊपर उठाया। बस ग्राफिक्स अच्छे थे, एग्जीक्यूशन डिसेंट था, ये शो बस अच्छे से बन गया। लेकिन जो बना है वो क्या है? कुछ भी स्पेशल नहीं। एंड दैट्स इट। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगा, कौन एनिमे ऑफ द ईयर का असली हकदार था? मेरे लिए अगर फ्रायरन या अपोथेकरी में से किसी को अवार्ड मिल जाता तो सही होता। बाकी वट एवर यू थिंक मुझे कमेंट्स में बताओ, अपना डिस्कोर्स चालू रखो। बाकी मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए ये था पंक इन्फेक्शन। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट। पीस। Punk Infection.